गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। शाम के 8 बज चुके हैं और आज 17 जून 2020 है। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। आप सबको पता होगा कि हमने पॉलिटी की बैच स्टार्ट की थी और उसमें हमने संवैधानिक विकास से लेके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया था। और संविधान का जो हमने डिवाइड किया था कि संविधान को 5 पार्ट में पढ़ने के लिए, उसमें से हमने कल पहला पार्ट पढ़ा था जो कल का लेक्चर था। और जो लोग चैनल पे नए हों वो पीछे के लेक्चर जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आगे का नहीं समझ में आएगा। और चैप्टर 1 जो संवैधानिक विकास था, इसीलिए मैंने उसको इतना डिस्क्राइब किया है, वो 4 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। और एक बात कि जो चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है 4 सीरीज़ में, उसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। और वो टेस्ट होगा सैटरडे या संडे को। जिस दिन भी टेस्ट होगा हम बता देंगे। उस चैप्टर से लगभग 75 से 80 क्वेश्चन बने हैं और वो क्वेश्चन 2 पार्ट में 40-40 क्वेश्चन करके वो हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। इससे आपको क्या होगा, जो आपने चारों सीरीज को पढ़ा है, जो चारों पार्ट को पढ़ा है, उसके आधार पर एक बार फिर से पूरा रिवाइज हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। वो एसएससी में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारे कवर करेंगे हम कहाँ पे, टेस्ट में। लेकिन टेस्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने लेक्चर अटेंड किया हो। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि प्रैक्टिस करने पर ही जीएस तैयार हो सकता है। नहीं तो आप कितने भी पढ़ डालते हैं और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आप पीछे का भूलते जाएंगे। तो इसलिए इसके साथ ही आप लोगों को टेस्ट देना अत्यंत आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग चैनल पे बनिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, साथ के हैं, उन्हें चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो ये तो हुआ, पहला अनाउंसमेंट करना था हमें टेस्ट के बारे में। टेस्ट हर चैप्टर का होगा। जैसे ही चैप्टर कोई कंप्लीट होगा हम उसके 2-3 दिन पहले ही आपको बता देंगे कि इस डेट को टेस्ट होगा इस चैप्टर का। तो उससे आपको ये होगा कि जो आपने सब कुछ पढ़ा है अभी तक, जैसे भी संवैधानिक विकास के जो 4 पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन चारों का मिक्स रूप से एक समझ लीजिए 70-80 क्वेश्चन का जो बनेगा वो आपके लिए वो पूरे चैप्टर का सार होगा। उसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो भी मैंने डाला है और जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है वो भी उसमें डाला गया है। तो आप उसे अटेंड कीजिए। दूसरी बात, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो कई किताबों में, लगभग हर किताबों में, ये आपको पता ही होगा कि हर किताब 100% करेक्ट नहीं है। हर किताब 100% करेक्ट नहीं है। और जो हमारा जो एग्जामिन बॉडी होता है वो एनसीईआरटी को साक्ष्य मानता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट की साइट हो, वहाँ से अगर आप साक्ष्य दे सकते हैं तो उसे भी एग्जामिन बॉडी या कोर्ट हमें क्या मानता है, साक्ष्य मानता है। तो अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, भाग पढ़ने हैं या अनुसूचियाँ पढ़नी हैं, तो उसका जो सबसे ऑथेंटिक है वो है गवर्नमेंट की जो साइट है। गवर्नमेंट की साइट पर जाएंगे, आपको मिलेगा india.gov.in और इस साइट पे जाके आप पूरे संविधान को, भारत का देखिए आपको लिखा हुआ है भारत का संविधान पूर्ण पाठ, और यहाँ से जाके आप देखिए, आप भारतीय संविधान पूर्ण पाठ, इसकी पहले विषय सूची है कि कौन कौन से भाग हैं इसमें। देखिए, भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलभूत अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं इस विषय सूची में। यहाँ देखिए भाग 25 तक बात की गई है। इसके बाद आप देखेंगे अनुसूचियाँ, अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहाँ तक है, 12वीं तक है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये अनुसूची डाउनलोड हो जाएगी। ये आपको PDF के रूप में डाउनलोड, आप कोई भी भाग चाहते हैं तो आपको सब ये PDF मिल जाएगा यहाँ से। तो ये एकदम ऑथेंटिक है। इसमें जो भी कुछ संशोधन हुए अभी हम दिखाएंगे आपको कि 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची से क्या संबंधित विवाद हैं
और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची से संबंधित ही एक नया फैसला दिया है जो रिजर्वेशन से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि रिजर्वेशन ह्यूमन राइट नहीं है, मानवाधिकार क्या आरक्षण नहीं है, ऐसा माना है सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी 9वीं अनुसूची पर विवाद भी चल रहा है, अभी हाल फिलहाल की बात है। तो आप जैसे इन सब पे क्लिक करोगे ये अनुसूचियाँ, ये भाग खुल जाएंगे आपको PDF के फॉर्म में। ऐसे ही आप आओगे, अब देखिए भाग 1, अब इसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन है भाग 1। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपको इसकी क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। भाग 1 देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1, 2 और अगर कहीं पे लिखा हुआ है निरसन तो इसका मतलब है इसे अब संविधान से निकाल दिया गया है। आज के टाइम पे अनुच्छेद 2 का या 2A या 2(1) ये आज के टाइम पर लागू नहीं है। तो आप देखेंगे ये भाग 1 हुआ। भाग 1 जो आप जानते हैं अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। इसके बाद भाग 2 नागरिकता। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नागरिकता से संबंधित जो भी नियम प्रावधान आज तक संविधान लागू होने से लेकर अभी तक प्रेजेंट टाइम तक जो भी नागरिकता को लेकर संशोधन हुए हैं, जो कोई कुछ भी बात है वो आपको इस PDF में मिल जाएगी। ये देखिए 5 से लेकर 11 तक। और इसके बाद जो पूरे पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वो है मूल अधिकार पार्ट 3। तो यहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में जो भी कुछ आपके अगर मूल अधिकार, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, इसका आपको अगर कोई हनन करता है तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को विशेष पावर दी गई है वो अनुच्छेद 13 में मिलेगी। और समता का अधिकार, देन स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसके बाद जो आर्टिकल 31 था, जो आपका संपत्ति का अधिकार था, वो जो कि आपके टाइम पे क्या है। एक बात और जानिए, आप यही पढ़ते हो कि अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 के केवल सेक्शन घ को, अनुच्छेद 31 के सेक्शन D को हटाया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 31 का भी है, खा है और गा है। तो ये सब है बातें हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 है। इसमें भी देखेंगे आप 32A को हटा दिया गया है। तो ये हुआ भाग 4 हुआ। ऐसे ही आप जाएंगे, भाग 4 का मूल कर्तव्य हुआ। भाग 5 यहीं से कार्यपालिका शुरू हुई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये जान लीजिए कि इससे अच्छी आपको कहीं भी एथेंटिक अनुच्छेद हुआ, अनुसूचियाँ हुई या भाग, ये पूरा कंप्लीट है। ये आप जाएंगे नीचे तक पूरा तो ये देखेंगे पूरा कंप्लीट है। ये देखिए राज्यपाल हुआ और क्या कहते हैं राज्य के विधानमंडल हुए। और आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ क्या मिले हैं, आर्टिकल्स मिले हैं। जो भी कोई, ये देखिए हम एकदम नीचे तक जाते हैं। ये देखिए अनुसूची हुई, जो आज का मेरा टॉपिक भी है। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये आपको सारी अनुसूचियाँ भी मिल जाएंगी किसमें, PDF फॉर्म में। और कुछ परिशिष्ट दी हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर, जो जम्मू कश्मीर का आदेश आया था 1954 में, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके तहत जो भी 42वां संविधान संशोधन था, 46वां संविधान संशोधन और क्या है 88वां संविधान संशोधन, ये सब आपको मिल जाएगा कहाँ पर, इस साइट पर। तो अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है और उसमें आपको आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल्स याद करने हैं, उसे अच्छे से समझना है, तो इससे अच्छी समझ लीजिए आपको एथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिल सकती, जो आपको कहाँ मिलेगी, india.gov.in पर। ये बात समझ में आई। तो ये 2 बातें बतानी थी, पहला टेस्ट के बारे में और दूसरा इन आर्टिकल्स के बारे में। अब हम आएंगे अपने आज के टॉपिक पर। और कल मैंने बात की थी प्रस्तावना के बारे में। कल हमने प्रस्तावना को पढ़ा था और क्या हमने विदेशी स्रोत लिए थे, जो हमारे विदेशी स्रोत थे हमने उसके बारे में बात की थी। आज हमारा अगला पॉइंट होगा अनुसूची। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अनुसूची। और आपको पता होगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कल भी मैंने इसको लिखवाया था तो फिर से लिखेंगे नहीं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो आप लोगों का आंसर आ रहा है क्या है, 8।
ये क्या थी? मूल संविधान में। और अगर वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो जल्दी से आंसर दीजिए। अगर हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वो भी, अगर कल का लेक्चर ना लिया हो या पहले से ना पता हो, अभी हमने जो स्लाइड दिखाई थी अनुसूचियों वाली, उसमें भी मैंने बोला था और वहाँ लिखा भी था कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। काफ़ी लोगों का करेक्ट आंसर आया है। कितनी है? 12 है। 12। कितनी अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, तो ये हमने बात की थी कल। अब हम आज पढ़ेंगे पहली अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं, दूसरी में कौन सी हैं, और ऐसे हम करके कहाँ तक आएंगे? 12वीं अनुसूची तक। और ये अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। अभी आप देखिएगा कि आप इन अनुसूचियों में ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आज इससे पहले शायद ही कभी ना पढ़े हों। सब आपके लिए पहली बार होगा, नया होगा, कुछ नया सीख कर जाएंगे आप इस 1 घंटे के लेक्चर में। तो आप लोग लेक्चर को पूरा अटेंड कीजिए। सबसे बड़ी बात यही आती है कि आप लोग एक बार तो ऑनलाइन आते हो, लेकिन आप लोग 10 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आप लोग क्या कर देते हो? रिमूव कर देते हो। तो कोई भी टीचर आपको 4 मिनट 5 मिनट में कैसे सेटिस्फाई कर पाएगा? तो आपको पूरा टाइम देना होगा। आप लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लेक्चर लेकर पूरा देखिए। अगर आपको लगती है इसमें क्वालिटी है तो आप लोग बने रहिए, नहीं तो आप लोग जा भी सकते हैं। आप लोग सोशल मीडिया का यूज करें, फेसबुक का यूज करें, टिकटॉक का यूज करें, जिसे वो करना है। लेकिन हाँ, जिसे लगता है कि इसमें क्वालिटी, और क्वालिटी आपको तभी पता चलेगी जब आप इस लेक्चर को कुछ टाइम देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या आप, हम कुछ नहीं कहते हैं तो जो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप देख लीजिए। आप पहला वीडियो देखिए, ये आज का ही वीडियो है, इसे आप पूरा कंप्लीट कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको चैनल पे बने रहना है या नहीं बने रहना है। ठीक, तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। और हम शुरू होते हैं अनुसूची 1 से। क्या है? फर्स्ट शेड्यूल। ये लाइन क्यों आ रही है? ठीक, ये एरो आ रहा था, अब ठीक हो चुका है। यहाँ से हम कैसे इरेज करते हैं? पहले देखिए, फिर हम बात करेंगे शेड्यूल फर्स्ट के बारे में। शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या कहा गया है? शेड्यूल 1 में कहा गया है कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित जो भी प्रदेश हैं, इनके नाम और सीमाओं के बारे में जिक्र किया गया है। किसमें? शेड्यूल 1 में। कहने का मतलब है कि जो भी भारतीय राज्य हैं, जो भी भारतीय राज्य हैं और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो जो शेड्यूल 1 में राज्य हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम तथा सीमाओं की बात की गई है। किसमें? शेड्यूल 1 में। जो हमारा अनुसूची 1 है वो क्या कहता है कि जो भी भारत संघ के राज्य होंगे और उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हीं के नाम तथा सीमाओं की बात की गई है। किसमें? अनुसूची 1 में। और आपको पता होगा कि यही हमारा पार्ट 1 है। अब इसी के साथ आप देखेंगे ना, आप आर्टिकल्स को भी पढ़ना शुरू कर देंगे। और ये पार्ट 1 वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है? तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 1 to 4, ये है हमारी क्या? अनुसूची है। ये वेरी करती है शेड्यूल 1, जिसे हम लोग अनुसूची प्रथम कहते हैं, प्रथम अनुसूची। तो
यहाँ पर देखिए, अब राज्य क्या है और उनके केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, उन संबंधित जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी नए राज्य हुए हैं, ये हम पढ़ेंगे कहाँ, जब हम स्टार्ट करेंगे भाग 1। तो आज के लेक्चर में हम केवल बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियों के बारे में और अनुसूचियों से संबंधित विषय क्या हैं। ठीक, तो ये हुई बात शेड्यूल फर्स्ट की। अगर हम शेड्यूल सेकेंड देखते हैं, अगर हम दूसरी अनुसूची देखेंगे तो दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, बताइए जल्दी लोग। शेड्यूल सेकंड में क्या कहा गया है, शेड्यूल सेकंड, उसमें ये कहा गया है कि जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन किस प्रकार दिया जाएगा, उसका प्रावधान क्या है, इसकी बात की गई है किसमें, शेड्यूल 2 में या अनुसूची 2 में। अब विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन होंगे, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है, जो देश का प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन है, राष्ट्रपति। सबसे पहले कौन होगा, राष्ट्रपति। ये विभिन्न पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जल्दी से आप लोग पदाधिकारियों का नाम कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, जो भी आप जान रहे हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और ये राज्यपाल है, राज्यपाल यादव नहीं है, राज्यपाल। चौथा प्रधानमंत्री, अगला मंत्रिपरिषद, अगला क्या होगा, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट सांसद और विधायक, ये सारे क्या हैं, पदाधिकारी हैं। और आगे बात करें, सांसद हुआ, विधायक हुआ और मुख्यमंत्री, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हम एससी लिख दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और लास्ट होगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। अब देखिए इसी से कितने क्वेश्चन बनेंगे। महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैग। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, कैग। और सबको पता होगा कैग प्रमुख इस समय कौन है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इस समय भारत का कैग प्रमुख कौन है। तो ये सब पदाधिकारियों की बात की गई किसमें, शेड्यूल 2 में। और इसके साथ 2 लोग और, लेकिन इनको हम अलग से लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं अभी हमको बताते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी और एक होता है महाधिवक्ता। हर राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं ना, हाँ होते हैं, भले आप ना मिले हो। और अगर किसी और स्टेट का तो नहीं, लेकिन अपने स्टेट के महाधिवक्ता का नाम आपको पता होना चाहिए। और महाधिवक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। कैग प्रमुख इस समय कौन है, राजीव महर्षि। ठीक, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, राजीव महर्षि। तो देखो हमने ये बताया कि
कि जो अनुसूची 2 है हमारी, जो हमारा शेड्यूल 2 है, इसमें कहा गया है कि जो भी ये विभिन्न पदाधिकारी हैं इनके वेतन, भत्ता और पेंशन व्यवस्था कैसे होगी, ये इसकी बात की गई किसमें, शेड्यूल 2 में। और उसमें कौन किसकी बात की गई है, एक तो बात की गई है देश के राष्ट्रपति की, दूसरा उपराष्ट्रपति की, राज्यपाल की, प्रधानमंत्री की, जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होगी, जितने भी सांसद होंगे, जितने भी एमपी होंगे, जितने भी एमएलए होंगे, विधायक होंगे, जो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो हमारा कैग प्रमुख होगा, जो प्रेजेंट टाइम में राजीव महर्षि हैं। तो इनके वेतन की बात की गई। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनका वेतन निर्धारित कौन करता है। मैंने देखिए 2 लोगों को अलग से लिखा है, एक महान्यायवादी और दूसरा महाधिवक्ता, इन दोनों को अलग लिखा है। तो इन सब का वेतन, ये जो टोटल पूरा है, ये जानिए यहाँ से लेकर इनका वेतन निर्धारित करती है हमारी संसद। वेतन निर्धारित कौन करता है, हमारी संसद करती है। दिख रहा है आपको लोगों को ना। भारत के राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, सांसद का, विधायक का, मुख्यमंत्री का, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का और नियंत्रक व महालेखा परीक्षकों का वेतन निर्धारित करेगी कौन, देश की संसद। लेकिन एक अपवाद है, ये 2 लोग अपवाद हैं, और वो कौन कौन है। एक है भारत का महान्यायवादी, जो कि कौन है, महान्यायवादी भारत का इस समय कौन है। आप लोग तुरंत आंसर दिया करिए, भारत का महान्यायवादी कौन है इस टाइम पे, वेणुगोपाल राव। तो हमें ये बताना है कि जो भारत का महान्यायवादी होगा, जो भी है महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन दोनों का वेतन भारत का राष्ट्रपति डिसाइड करता है। यही अपवाद है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि महान्यायवादी का वेतन और महाधिवक्ता का वेतन कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति। और एक बात हमने कहा कि अपने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है, तो इनका नाम है क्या, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अगर कि नाम पूछा गया कभी तो जानते रहिए, उनका नाम है राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र सिंह ये कौन है, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता। तो इनकी बात की गई किसमें, शेड्यूल 2 में। मतलब विभिन्न पदाधिकारी जो भी भारत के हैं, इनके वेतन की बात की गई, भत्तों की बात की गई, पेंशन की बात की गई। महाधिवक्ता व महान्यायवादी को छोड़कर सबका वेतन डिसाइड करेगी हमारी संसद, संसद बनाएगी, और इन दोनों को वेतन डिसाइड करेगा कौन, भारत का राष्ट्रपति। तो ये था शेड्यूल 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो हमने बात की शेड्यूल 2 के बारे में। अब हम चलते हैं शेड्यूल 3 में, और जहाँ आप लोगों ने लिखा है वेतन भत्ता, वहीं पर आप लोग क्या कर दीजिए, शपथ। वहीं पर आप क्या कर दीजिए, शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, ये बात कर दी जाती है किसमें, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में क्या होता है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, और शपथ वही सेम किसके, राष्ट्रपति के। और आप लोग एक तरफ से जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, हम तो बताएंगे भी लास्ट में, लेकिन आप लोग लिखते चलिए कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताते चाहिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। कमेंट सेक्शन में समझ लीजिए, आंसर की एकदम पूरा जाम लगा दीजिए, कमेंट सेक्शन को पूरा जाम कर दीजिए, आंसर देते रहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, चौथा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, सबका आंसर दीजिए आप लोग, 1 2 3
4। इसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। 6ठा हुआ सांसद, विधायक। उसके बाद हमने बात की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हो गए 8 हो गए। अगर 9वें की बात करें हम तो हमारा कैग प्रमुख था, CAG चीफ हो गए। आगे बात करें अगर हम किसकी, आगे हम किसकी बात करें, अगर महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक, कुछ छूट रहा है। और एक होता है क्या, हमने बताया था महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो इन सब के शपथ कौन दिलाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। हाँ, वेरी गुड, आंसर आ रहा है आप लोगों का। राष्ट्रपति का कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति का खुद राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल का, देखिए राज्यपाल का पूछा जाता है बहुत, राज्यपाल का इम्पॉर्टेंट है। क्यों? किसका, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है किसे, राज्यपाल को। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। सांसद और विधायक जो होंगे, जो सांसद और विधायक होते हैं, इनके जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो अस्थाई अध्यक्ष होते हैं, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक, ये दिलाते हैं किसे, सांसद को। अगर वो सांसद होगा तो उसे लोकसभा अध्यक्ष दिलाएंगे, और विधायक होगा तो वो विधानसभा अध्यक्ष। उसका जो अस्थाई अध्यक्ष होगा वो इन दोनों को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, इसे शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज जो होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ठीक, इसके बाद जो हमारा कैग चीफ होगा, जो कैग का प्रमुख होगा, ये भी राष्ट्रपति। महान्यायवादी राष्ट्रपति, महाधिवक्ता राष्ट्रपति, और एक है हमने बात की थी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसे दिलाता है राज्य का राज्यपाल। तो ये हमने 12 पदाधिकारियों की बात की, किसमें, शेड्यूल 3 में। फिर से एक बार सुन लीजिए कि शेड्यूल 3 संबंधित है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ समारोह से, जिसमें बताया गया है कि इसे शपथ कौन दिलाएगा। उसमें हमने सबसे पहले बताया कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा खुद राष्ट्रपति, राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। आप नॉर्मल जानिए, आप लोग पढ़ते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है कौन, राष्ट्रपति, लेकिन उसे शपथ कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इसे आप लोग डबल टिक कर लीजिए, जितने स्टार बनाने हों इस पर बना लीजिए, जितने स्टार बनाएंगे वो आपके लिए क्या है, कम है, क्योंकि बार बार यही पूछा जाता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, सांसद व विधायकों को शपथ दिलाएंगे उस सदन के अस्थायी अध्यक्ष। सांसद होगा तो लोकसभा में, विधायक होगा तो विधानसभा में। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कैग प्रमुख, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन सबको भी शपथ दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति। और जो मुख्यमंत्री होगा उसको शपथ दिलाएगा कौन, उस राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ तक हमने बात की किसके बारे में, शेड्यूल 3 के बारे में। यहाँ तक बातें क्लियर है ना, इसे हम इरेज करें। ये थी बात शेड्यूल 3 तक, और हम आएंगे अब कहाँ पे, शेड्यूल 4 पर, अनुसूची 4 पर। और अनुसूची 4 में एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ से आप लोगों से पूछें कि जो ये कैग प्रमुख है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए।
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग जब पढ़ेंगे अनुच्छेद 148 148 कैग प्रमुख की बात करें तो आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति की बात की गई है। किसके? कैग प्रमुख की। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। और आर्टिकल जो 149 है, आर्टिकल 149, इसमें इसके कार्यों की बात की गई है कि कैग प्रमुख के कार्य क्या होंगे और उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उनके दायित्वों की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 149 में। और अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के, जो महान्यायवादी था, महान्यायवादी, इसका जिक्र किया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में। आर्टिकल किसमें? 76 में जिक्र किया गया किसका? अटॉर्नी जनरल का। और एक बात अगर छूट गई है, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि हमने बताया था कि जो भी विभिन्न पदाधिकारी थे उन्हें सबको वेतन मिलता था कहाँ? संसद से। तो जिन्हें संसद से मिलता था उन्हें वेतन कहा गया, लेकिन जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता था, इन दोनों को जो वेतन मिलता है इसे वेतन ना कह के रिटेनर कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है? रिटेनर। किसे? जो महान्यायवादी को और महाधिवक्ता को वेतन मिलता है उसी को कहा जाता है रिटेनर, क्योंकि इन्हें रिटेन किया जाता है। बात समझ में आई? इस बात को नोट कर लिए, एग्जाम में पूछा गया है कि महाधिवक्ता को या महान्यायवादी को मिलने वाला वेतन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रिटेनर। इंग्लिश में भी यही लिखा जाता है और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा, रिटेनर। दिख रहा है आप लोगों को ना? रिटेनर। अगर ना भी दिख रहा हो तो आवाज़ तो जा रही है वहाँ तक, आप लोग उसे सुनिए अच्छे से। तो हमने कहा कि जो महान्यायवादी है और महाधिवक्ता है, इन दोनों के जो भी सैलरी मिलती है उसे सैलरी ना कह के, वेतन ना कह के क्या कहा जाता है? रिटेनर कहा जाता है। तो ये हमने बात की शेड्यूल 3 तक। अब आते हैं हम कहाँ पे? शेड्यूल 4 में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 4 की। और शेड्यूल 4 में क्या कहा गया है? शेड्यूल 4 में कहा गया है कि जो राज्य हैं, जो सभी राज्य हैं और उसके शासित प्रदेश हैं, जो संघ है, संघ के राज्य और उसके शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है उसका जिक्र किया गया है। कहाँ पर? शेड्यूल 4 में। तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन ठीक, ये कहा गया है किसमें? शेड्यूल 4 में या अनुसूची 4 में। देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो भी हमारे राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश, इसी को हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे जो भी राज्यसभा की सीटें हैं उसी की बात की गई है, जो आवंटन हुआ है राज्यसभा की सीटों का उसकी बात की गई है शेड्यूल 4 में। और आपको पता होगा कि राज्यसभा आर्टिकल 80 का विषय है कौन? राज्यसभा। और इसी के 80 का जो आर्टिकल 82 है, आर्टिकल 82, उसी में ये आवंटन की बात की गई है। अब आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर अगर वो एग्ज़ाम यूपी से रिलेटेड हो। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि पूरे भारत में किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हैं? तो किस में हैं? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और सबसे मिनिमम किस में है? हम मिनिमम बता देते हैं, मैक्सिमम लोग सबको पता भी होगा और आंसर भी आ रहा है। देखिए अगर मिनिमम सीटों की बात करें तो जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये आपने नोट कर लिया है ना, इसे इरेज कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आपके जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें से असम को छोड़ दीजिए, क्योंकि असम में 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं किसमें? असम में। इसके अलावा जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं
वो सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, एपी हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, जितने भी आपके और पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सब में राज्यसभा की सीटें एक हैं। ये बात समझ में आई? तो केवल असम को छोड़ दो तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सब में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? एक हैं। एक तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या हैं? राज्यसभा की सीटें हैं, और उसमें से पहला है दिल्ली और दूसरा है पुडुचेरी, जिसमें से दिल्ली में 3 सीटें हैं राज्यसभा की और पुडुचेरी में 1 सीट है। तो ये बात की है हमने शेड्यूल 4 की। बात यहाँ तक क्लियर है? देखिए, जो भी वर्ड आएगा उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसे तुरंत क्लियर करते चलता हूँ। हाँ, टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन एक बात आप लोग जानिए कि आप हमेशा पॉलिटी पढ़ते हो तो आप ये चाहते हो कि 1 महीने 2 महीने में पॉलिटी पढ़ लें, और यही करते 2-2 महीना करते हुए कम से कम आप 5 बार 6 बार, यही 2-2 महीना 10 महीना 12 महीने में चेंज हो जाता है, और उसके बाद भी आपकी पॉलिटी तैयार नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ एक बार लगभग 3 से 4 महीना पॉलिटी पढ़ लो, और उसके बाद फिर आपको शायद पॉलिटी पढ़ने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े, अगर आपको ये नोट्स पूरा अच्छे से बना होगा और आपने लेक्चर को बढ़िया से सुना होगा। और लेक्चर को एक बार सुनने से ही आपको सारी चीज़ें तैयार नहीं हो जाएंगी, आपको लेक्चर को बार बार सुनना होगा। और आपको ही पता है कोई भी चीज़ बार बार करने से वो आपको पता ही नहीं होगा कि वो चीज़ आपको याद हो चुकी होगी। बात समझ में आई? तो अब हम बात करेंगे शेड्यूल 5 की। शेड्यूल 5 अनुसूची 5 का विषय जिसे भी पता हो कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 का विषय क्या है? देखिए, शेड्यूल 5 में कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति है, जो भी अनुसूचित जातियों के क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में तथा जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जो हमारे SC/ST जो रीजन है, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन के लिए, इनके प्रशासन तथा नियंत्रण व्यवस्था के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी और इन्हें नियंत्रण कैसे किया जाएगा। इसके कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं किसमें? शेड्यूल 5 में। बात समझ में आई? कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक, और दूसरा जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, इसके प्रशासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा और उन्हें नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसके कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं किसमें? शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 में, जो कि क्या है? अनुसूची 5। और अगर हम बात करें कि ये किससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस पॉइंट की बात करेंगे कि किस प्रकार के अलग प्रशासन की बात की गई है और इनकी नियंत्रण व्यवस्था क्या है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर? अनुच्छेद 244 में, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं शेड्यूल 6 के बारे में। और शेड्यूल 6 के बारे में बात की गई है जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। शेड्यूल 6 के बारे में बात की गई है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। सेम विषय यही है लेकिन क्षेत्र बदला गया है। वहाँ भी यही बात की गई है नियंत्रण और प्रशासन चलाने की व्यवस्था के बारे में। लेकिन वो किसके बारे में बात की गई है? पूर्वोत्तर राज्यों में। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी से केवल 4 राज्यों में। और वो कौन कौन से हैं? असम, ये है हमारा क्या? शेड्यूल 6। शेड्यूल 6। और ये कहा गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मणिपुर।
तथा मणिपुर। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, मेघालय है, सॉरी, मणिपुर ना करके आप लोग क्या लिखेंगे, मेघालय। मेघालय। तो इन 4 पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुसूची 7 में। सेम वही बात जो हमने बात की किसमें, शेड्यूल 5 में, प्रशासन तथा नियंत्रण चलाने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों का जिक्र किया गया है। किसमें? शेड्यूल 6 में, जो हमारी अनुसूची 6 है। यहाँ तक बात हुई। अब हम आएंगे अनुसूची 7 पर। और अगर पूछा गया ये किस आर्टिकल से संबंधित है, ये आर्टिकल क्या संबंधित है, तो ये है आर्टिकल, हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ आर्टिकल हैं जो आर्टिकल 244 का ही सब पार्ट है। एक है आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 4 और एक है आर्टिकल 275। जब हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 275 पढ़ेंगे, आर्टिकल 244 का भाग 4 पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से अलग प्रावधान किए गए हैं असम में, मिजोरम में, त्रिपुरा में और मेघालय में प्रशासन और नियंत्रण व्यवस्था को लेकर। किसमें? शेड्यूल 6 में। तो यहाँ तक हमने बात की शेड्यूल 6 के बारे में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 7। और शेड्यूल 7 बहुत फेमस शेड्यूल है। और वो क्या है? जो भी हमारी 3 सूचियाँ हैं, जिसकी बात हमने कल की थी जब हमने पढ़ा था स्रोत के बारे में। जो हमने बात की थी किसके बारे में? स्रोत के बारे में। और वो कौन कौन सी थी? एक थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची, और तीसरी कौन सी थी? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। तो इन सूचियों को डाला गया है किसमें? शेड्यूल 7 में, या अनुसूची 7 में। अब एक बात आती है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 2 क्वेश्चन आएगा। एक तो पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कुल कितने विषय थे, और दूसरा आएगा कि वर्तमान संविधान में कुल कितने विषय डाले गए हैं। किसमें? इन सूचियों में। तो अगर हम संघ सूची की बात करें तो मूल संविधान में कुल 97 विषय थे। मूल संविधान में कुल कितने विषय थे? 97 विषय थे। और आज के टाइम पर 100 विषय हैं। बात समझ में आई? संघ सूची में जो यूनियन लिस्ट है, इसमें जब संविधान इनिशियल रूप से लागू हुआ था तो उस समय कुल विषय की संख्या कितनी थी? 97। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारा संविधान है इसमें कुल विषय कितने हैं? 100 हैं, मतलब बढ़ गई है। दूसरी अगर राज्य सूची की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय विषय की संख्या थी 66, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो विषय की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 61। ये बात समझ में आई। और अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो जब समवर्ती सूची, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय समवर्ती सूची में कुल विषय थे 47 और आज के प्रेजेंट टाइम में कुल कितने हैं? 52। ये बात समझ में आई। ये हमारा क्या? शेड्यूल 7 है। ये क्या है? अनुसूची 7। और अगर पूछा गया किससे संबंधित आर्टिकल क्या है, ये देखिए आर्टिकल वगैरह हम फिर से पढ़ाएंगे, बट अभी एक सार दे रहे हैं। ये है आर्टिकल 246, अनुच्छेद 246 इन सूचियों से संबंधित है कि संघ सूची क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में क्या है, राज्य के अधिकार क्या होते हैं, संघ कितना जो है उसमें इंटरफेयर कर सकता है, समवर्ती सूची में संघ और राज्य सरकार की कितनी भूमिका होती है। ये सब बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे कहाँ? आर्टिकल 246 में। ये बात समझ में आई। ये कुल विषय हैं। ये क्या हमने लिखा है? ये विषय लिखा है।
विषय का मतलब कानून है, कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो मूल संविधान में 97 थे, संघ सूची में प्रेजेंट टाइम में 100 हैं, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 प्रावधान डाले गए थे, आज के टाइम पे 61 हैं। मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 प्रावधान डाले गए थे और आज के टाइम पे कुल कितने हैं? 52 हैं। तो ये हमने बात की किसके? शेड्यूल 7 के बारे में, अनुसूची 7 के बारे में। अब हम बात करेंगे अनुसूची 8। हम बात करेंगे किसके बारे में? अनुसूची 8। और अनुसूची 8 शायद सबको पता होगा, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा, क्योंकि वो संबंधित है किससे? भाषा से। और आप अगर मानव हैं, तो आप निश्चित है कोई ना कोई भाषा जरूर प्रयोग करते होंगे। तो जो भी हमारे संविधान में क्या हैं? भाषाएं हैं। हमारे संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है किसमें? शेड्यूल 8 में। वो किया गया है किसमें? शेड्यूल 8 में। और आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में कुल 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख मिलता है हमारे संविधान में। कहने का मतलब है कि इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। किसमें वो जिसका जिक्र है? अनुसूची 8 में। ठीक। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं डाली गई थी। किसमें? हमारे मूल संविधान में। तो उसके बाद देखेंगे आपको 8 भाषाएं बढ़ाई गई हैं और ये 8 भाषाएं अभी हम बता दे रहे हैं। ये 8 भाषाएं कौन कौन सी थी और क्या कहते हैं, संविधान संशोधन से ये डाली गई थी। तो एक संविधान बहुत फेमस था 21 CAA। देखिए CAA का मतलब जो आज के टाइम पे प्रेजेंट है वो मत समझिएगा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। मतलब जो हमारा संविधान संशोधन होता है हमने वो लिखा है CAA। तो 21 संविधान संशोधन 1967 के तहत, किसके तहत? 1967 के तहत सबसे पहली बार सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। किसे ऐड किया गया था? सिंधी भाषा को। और ये कब हुआ था? 1967 में। और इसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा 71 CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा 3 और भाषाओं को ऐड किया गया। और वो कौन कौन सी थी? एक थी कोंकणी, दूसरा था मणिपुरी और तीसरा था नेपाली। इन 3 भाषाओं को ऐड किया गया किसमें? हमारे संविधान की अनुसूची 8 में। कब? सन 1992 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 71 संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 और भाषाओं को भारतीय संविधान में डाला गया। उसमें से पहला था कोंकणी, दूसरा था मणिपुरी और तीसरा था नेपाली। सबसे पहले डाला गया था किसे? सिंधी को। और अगर हम आगे की बात करेंगे कि ये 3 हो गए और ये 4 हो गए, एक मिला के 4 हो गया, और आगे की 4 और भाषाओं को डाला गया था। वो कब डाला गया? 2003 में, जो था 92वां संविधान संशोधन 92। वो कौन सा था? 92 संविधान संशोधन। (92) 92nd CAA 2003। और इसके द्वारा किसे किसे डाला गया? पहले तो बोडो, डोगरी, संथाली और चौथा कौन सा था? बोडो था, डोगरी था, संथाली था और मैथिली। चौथा कौन था? मैथिली। तो इन 4 भाषाओं को डाला गया किसके द्वारा? 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और अनुसूची 7 में कुल भाषाएं कितनी हो गई? 22 हो गई, जो कि हमारे मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। हमने बताया
कि पहला हुआ था 21वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1967 में 1967 में हुआ था, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को डाला गया था। इसके बाद हुआ था जो हमारा हमने अभी पढ़ा, कौन सा संविधान संशोधन था, जल्दी बताओ कौन सा संविधान संशोधन था? 71 संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और उसके तहत 3 भाषाओं को डाला गया था। वो था मणिपुरी, नेपाली और कोकड़ी। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया। और अगर हम बात करेंगे कि भाषाओं से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं, तो एक होता है एक आर्टिकल होगा 351, जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 351 के बारे में। और कौन सा पढ़ेंगे? आर्टिकल 344, आर्टिकल 344 यहाँ से लेके 351 तक पढ़ेंगे हम। किसके बारे में? भाषाओं के बारे में, शेड्यूल 8 के बारे में, जो हमारी अनुसूची 8 है। तो अनुसूची 8 तक तो हम जानते हैं कि अनुसूची 8 तक हमारे मूल संविधान में ही डाली गई थी। लेकिन जब अनुसूची 9 की बात करेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये बाद में संविधान संशोधन करके परिवर्तित डाला गया है। संविधान संशोधन करके अब यहाँ से जो भी शेड्यूल हम पढ़ेंगे ये संविधान संशोधन द्वारा डाले गए हैं। और जिसमें से अगर हमारे संविधान के अगर सबसे विवादास्पद शेड्यूल की बात करते हैं तो वो होगा हमारा क्या? शेड्यूल 9, जो हमारी अनुसूची 9 है। और आप जानते होंगे कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में किया गया था तो उसी के तहत ऐड किया गया था किसे? शेड्यूल 9 को, अनुसूची 9 को। और ये किया क्यों गया था? अगर हम अनुसूची 9 को केवल पढ़ना चाहें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे केवल अनुसूची 9 को समझने में, प्रथम संविधान संशोधन को पढ़ने में। क्योंकि आप जानते हो अनुसूची 9 में किया क्या गया था? ये डाला गया था पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट CAA 1951 द्वारा। और इसमें कहा क्या गया है? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन। देखिए, आप एक लोग जानते होंगे एक बात कि जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम भारतीय सब मिलकर लड़े थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी सबको नहीं मिली थी, आज़ादी सबको नहीं मिली थी। और उसमें जो सबसे मेन था वो था किसानों की आज़ादी। किसानों ने आज़ादी में भाग ज़रूर लिया था लेकिन उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी। और आज़ादी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी अलग अलग प्रकार की होती है। किसानों के लिए आज़ादी थी जमींदारों से आबाद थी, वो उन्हें अपनी ज़मीन खुद मिले, वो टैक्स जमींदारों को क्यों दें। तो ये किसानों के लिए सबसे बड़ी मांग थी। तो देश तो आज़ाद हो गया, देश ने अपना संविधान भी बना लिया और जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर थे वो जो है पद भी पा गए, कोई प्रधानमंत्री हो गया, कोई रक्षा मंत्री हो गया, तो ये सब तो संसद में स्थान पा गए, अपना संविधान चलाने लगे। लेकिन जो सबसे मेन मांग थी वो थी किसानों की। आज़ादी ज़रूरी थी सबसे ज़्यादा किसानों की। और किसानों की आज़ादी किससे ज़रूरी थी? जमींदारों से, कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए। इसी वजह से पहला संविधान संशोधन आता है। अब इसके तहत जो भी प्रावधान किए गए थे, जब हम लोग अनुच्छेद आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6 पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 6, और हम पढ़ेंगे आर्टिकल 31, तो हम इस बातों को अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि इन दोनों में बात की गई है किसकी? संपत्ति के अधिकार की। और इसी प्रावधानों को खत्म करने के लिए ही पहला संविधान संशोधन आया था, जो संबंधित था किससे? जमींदारी उन्मूलन से। अब ये कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था पहला संविधान संशोधन? इसके लिए बहुत सारे केस आए थे। आप बहुत फेमस केस सुने होंगे कि गोलकनाथ केस हुआ था, ठीक, केशवानंद भारती केस हुआ था। तो ये सारे केस आएंगे किसमें? पहले संविधान संशोधन के बाद ही सब होते हैं। इसी के बाद आप जानते हो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसमें ये कहा गया, ये आप जानते ही होंगे कि अगर आपका कोई भी कानून आपके लिए बनाया जाता है और उससे ये लगता है कि आपको उसमें मौलिक अधिकारों की आपको छीना गया है,
तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया कि यदि कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो आप उसके लिए कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते हैं। यही कुछ किया गया था पहले संविधान संशोधन में। कहने का मतलब केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती और अगर वो कानून वो उठा के डाल देती कहाँ पर, शेड्यूल 9 में, तो आप इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। कोर्ट के हाथ बांध दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए गए थे कि आप अनुसूची 9 की छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ था पहला संविधान संशोधन जिसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन की बात कही गई थी। तो अभी के लिए आप यही जानिए कि शेड्यूल 9 जो है ये पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और ये जोड़ा क्यों गया, जमींदारी उन्मूलन के लिए, कि जमींदारी प्रथा को भारत से क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और वर्तमान में अनुसूची 9 में कुल लगभग 282 कानून शामिल किए गए हैं। टोटल कितने कानून हैं, 282 ऐसे कानून हैं जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। बात समझ में आई। अब इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, कभी डिटेल्स में पढ़ेंगे केशवानंद भारती केस, और इसके बाद जो वामन राव केस हुआ था, और वामन राव केस के बाद शेड्यूल 9 में जो भी कुछ डाले गए, ठीक है, खासकर ये डेट अगर आप लोग याद करेंगे 24 अप्रैल सन 1973, ये समझ लो भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी तारीख है। पूरे भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी बात है 24 अप्रैल का दिन, क्योंकि इसी दिन केशवानंद भारती के फैसले का निर्णय आया था। रिजल्ट आया था कब, 24 अप्रैल सन 1973 को। और जो लोग क्रिकेट के प्रेमी होंगे उन्हें ये भी पता होगा कि इसी दिन सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तो पॉलिटी के दृष्टिकोण से देखें तो यह दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और क्रिकेट के भगवान भी कहे जाते हैं कौन, सचिन तेंदुलकर। उनका भी जन्म किस दिन हुआ था, 24 अप्रैल सन 1973 को। और इसके बाद ही संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिसके तहत सरकार अब मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती थी, उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती थी। तो ये बात की गई थी किसमें, शेड्यूल 9 में। तो कुल मिला के शेड्यूल 9 अभी के लिए आप यही समझिए कि ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग यही लिखेंगे कि अनुसूची 9 पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन की बात की गई। जमींदारी उन्मूलन के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किसमें, अनुसूची 9 में। और अनुसूची 9 में प्रेजेंट टाइम में कुल 282 कानून हैं। तो आप ये लिख सकते हैं किसमें, अनुसूची 9 में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल 10 की। देखिए हमने पहले भी बताया कि अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर पूछेगा, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि एक बार लेक्चर को पुनः सुन लीजिएगा। लेक्चर को 2 बार 3 बार सुनिए, अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप लोग ज़रूर पूछिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार आप अगर लेक्चर को सुन लिए तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और शेड्यूल 10 में क्या किया गया, दल बदल कानून लगाया गया। दल बदल कानून, आप सबको पता होगा दल बदल कानून क्या है, कि जो भी आपके सांसद हैं, विधायक हैं, वो पद पे रहते हुए, अगर वो पद पर हैं मतलब सांसद या कानूनगो हैं, तो वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। अगर वो जाते हैं तो उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। यही हमारा क्या है, शेड्यूल 10 है, अनुसूची 10 है। बात समझ में आई। तो ये हमारा अनुसूची 10 क्या है, दल बदल कानून है। तो अगर पूछा गया कि दल बदल कानून या अनुसूची 10 को किसके तहत जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 51 संविधान संशोधन से। 51 संविधान संशोधन से जोड़ा गया था कौन, दल बदल कानून, 52, ठीक। और कब जोड़ा गया था, 1985 में। ये बात समझ में आई। तो अनुसूची 10 जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से, 52 संविधान संशोधन से, और वो जोड़ी गई थी 1985 में। संबंधित किससे है, दल बदल कानून से। ये बात समझ में आई। इसी में जो है
अगर हम देखते हैं 91वां संविधान संशोधन, अगर 91 CAA 2003 की बात करती हैं तो इसी से संबंधित कुछ संशोधन भी किए गए थे। कब? तो हमने कहा कि दल बदल कानून में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। तो ये संबंधित है किससे? अनुसूची 10 से। बात समझ में आई? ये था हमारा अनुसूची 10। अगर इससे संबंधित आर्टिकल की बात करें तो वो है आर्टिकल 102 और 119। हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल 102 और आर्टिकल 119 तो वहाँ पर बात करेंगे किसकी? दल बदल कानून की। ये बात समझ में आई? इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 11 और आर्टिकल 11 और आर्टिकल 12 दोनों संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत से और नगर पंचायत से। जो नगर पालिका है और ग्राम पंचायत है, इन दोनों से संबंधित है कौन? हमारा शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12। शेड्यूल 11 जो संबंधित है किससे? ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत से। और आपको पता होगा कि 73rd CAA 1992 द्वारा अनुसूची 11 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ क्या होंगी, ग्राम पंचायतों के दायित्व क्या होंगे, इनकी बात की गई किसमें? शेड्यूल 11 में। और वो संबंधित है क्या? 73वें संविधान संशोधन 1992 से। और अगर इसमें हम आर्टिकल की बात करें तो हम पढ़ेंगे, ये जानते हैं ना कि आर्टिकल 243 को ही ऐड किया गया है किसमें? शेड्यूल 11 को ऐड किया गया है। और इसमें आर्टिकल 243 का जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 243 में ABCDEFGHI जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ और दायित्वों की बात की गई है। शक्तियाँ और उनकी दायित्व क्या होंगे, इनकी बात की गई है किसमें? आर्टिकल 243 के सब क्लॉज जे में। ठीक। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बस करेक्शन करें कि जहाँ ग्राम पंचायत है यहाँ पर नगर पंचायत कर दें। यहाँ पर हम क्या कर दें? नगर पंचायत, या जिसे हम लोग कहते हैं नगर पालिका। और ये हमारा हो जाएगा शेड्यूल 12 जो हमारा अंतिम अनुच्छेद अनुसूची है। और यहाँ जो 73rd है यहाँ पे 74th कर दें। यहाँ पे क्या कर दिए? 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 243 का जो W है, 243 का W, तो यहाँ पर नगर पालिका की शक्तियाँ और उनके दायित्वों की बात की गई है। ये किस में किया गया है? शेड्यूल 12 में, जो हमारी अनुसूची 12 है। तो हमने आज बात किया अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 12 तक। और हमारी अनुसूचियाँ जो हैं, हमारे संविधान के जो शेड्यूल हैं, वो हमने अच्छे लेवल तक कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। अब हमने ना इसमें कोई आर्टिकल छोड़ा है, और जो भी अगर कोई विवाद है इससे संबंधित तो मैंने संक्षेप में उसका भी जिक्र किया है, जो कि आपकी शेड्यूल को जानने के लिए काफ़ी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल से हम जो संविधान का पहला पार्ट है, भाग 1 है, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। देखिए पॉलिटी में जो आर्टिकल्स हैं, जो हमारे शेड्यूल हैं और इससे संबंधित जो विवाद हैं, ये आपको एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आएगा। तो आप लोग बार बार इसे देखिए, एक अच्छा नोट्स बनाइए, और तभी आपकी पॉलिटी अच्छे से तैयार होगी। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।